हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला हमको पूछ रहा है, रसमीमांसा किसकी रचना है? ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है भाई? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रसमीमांसा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमृत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है क्या, जयशंकर प्रसाद। और सी में यहाँ पर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और डी में दिया गया महादेवी वर्मा दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये रसमीमांसा जो रचना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? आधुनिक काल की समय सीमा। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में समय सीमा से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये डेट संबंधित जो ये दिया गया ना, तो इस संबंधित। तो इस क्वेश्चन को आप लोग VIMP क्वेश्चन लिख लीजिएगा। VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 1919 से 1938 ईस्वी तक दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1936 से 1943 ईस्वी तक दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1918 से 1950 ईस्वी तक दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1943 से अब तक दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक काल की जो समय सीमा होती है वो मानी जाती है 1843 ईस्वी से अब तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है? कह रहा है महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है, यानी महादेवी वर्मा जो है वो किस युग की कवयित्री मानी जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यानी ए में दिया गया प्रगतिवादी युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया द्विवेदी युग। थर्ड में दिया गया यहाँ पर यानी सी में दिया गया छायावादी युग। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया प्रयोगवाद युग दिया गया। तो आप सभी को पता होगा कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये यानी कि चार जो कवि हैं, ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो यानी महादेवी वर्मा जो है छायावादी युग के कवि मानी जाती हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई लगा सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP लिख लीजिए यहाँ पर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है? कह रहा है कमल का सिपाही किसकी रचना है, यानी कमल का सिपाही जो रचना है उसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अमृत राय। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पर अज्ञेय दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो रचना है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी VIMP के कैटेगरी में आता है भाई, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कमल का सिपाही जो रचना है आप सभी को पता होगा, अमृत राय जी के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? कह रहा है तार शब्दक कब प्रकाशित हुआ है, यानी तार शब्दक का जो प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1940। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1953। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1943। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1959। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर बता देते हैं, तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था 1943 में हुआ था। ठीक है, इसका द्वितीय जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1951 में हुआ था। और इसका जो तृतीय प्रकाशन हुआ था, जो तीसरा वाला, वो हुआ था 1959 में हुआ था। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सभी में क्या है, 8-8 का गैप है, यानी इसमें 8 जोड़ दिया गया तो 51 हो गया, फिर इसमें 8 जोड़ दिया गया तो ये हो गया। अगर इन दो तीनों में से किसी एक का आपको पता चल गया तो बाकी दो का आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, यानी प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1943 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवें को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। और क्वेश्चन नंबर छठवें में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि
गुनाहों का देवता रचना की विधा, यानी गुनाहों का जो देवता है ये रचना है, ये किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए यहाँ पर कहानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, एक अंक दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा गुनाहों का देवता जो रचना है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा गुनाहों का देवता जो रचना है ये इसके रचयिता कौन है, क्या बताना है आप लोगों को, रचयिता का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कितने से कितने तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पर 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1900 से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1925 से 1940 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1900 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, तो शुक्ल युग की जो समय सीमा होती है वो मानी जाती है 1900 से 1938 ईस्वी तक, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है कि हिंदी का प्रथम कहानी है, यानी हिंदी का प्रथम कहानी कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कफन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर ममता, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इंदुमती, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है परीक्षा गुरु दिया गया है। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम कहानी जो माना जाता है वो होता है इंदुमती जो रचना है ये माना जाता है, जिसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी रोला जो छंद होता है आप सभी को पता होगा, छंद आपको पढ़ने होते हैं, रस छंद अलंकार ये सब पढ़ने होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि रोला जो छंद होता है उसमें मात्राएं कितनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है 13, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 11, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 24, और दिया गया है डी में 16 दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने रोला के बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर क्या होता है, 11 और 13 जो मात्राएं होती हैं जिसके विराम से कितनी मात्राएं हो जाती हैं, 24 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है, यानी करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शोक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्साह, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, जुगुप्सा दिया गया है। तो देखिए जो करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर करुण रस का जो स्थायी भाव होता है आप सभी को पता होगा, करुण रस का मतलब होता है क्या, रोना धोना, ये विलाप करना से संबंध रखता है करुण रस। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, क्योंकि शोक तभी मनाते हैं जब क्या होता है, जब वहाँ पर रोया जाता है, विलाप किया जाता है, वहाँ पर होता है शोक। तो यानी करुणा का जो स्थायी भाव होगा वो शोक हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, प्रत्युपकार में संधि है, यानी ये क्वेश्चन आपसे संधि से पूछा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में संधि से भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रत्युकार में कौन सी संधि ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पर दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया वृद्धि संधि, और यहाँ पर थर्ड में दिया गया यानी सी में दिया गया है यड़ संधि, और यहाँ पर दिया गया है डी में दिया गया आयादी संधि हो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीच में एक शब्द अधूरा है यहाँ पर आधा तो। ठीक है, तो जब भी शब्द अधूरा आपको दिखाई दे तो वहाँ यहाँ पर आपका होता है यड़ संधि। आप सभी को ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, आंख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वाहन, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है पावक, और सी में दिया गया है सुधा, और डी में क्या दिया गया है, अच्छे दिया गया है। तो आंख का जो पर्यायवाची होता है भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं आंख का जो तत्सम भी अच्छी होता है भाई। ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को। यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थियों को आंसर पता हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वीराज राजसू की रचना है, यानी पृथ्वीराज राजसू जो रचना है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है अमीर खुसरो, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चंद्र बरदाई। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, राम कुमार वर्मा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आई थिंक सभी को पता होगा, सभी विद्यार्थियों को पता होगा।
क्योंकि बहुत फेमस रचना है। तो पृथ्वीराज रासु जो रचना है ये चंद्रवरदायी की रचना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कह रहा है अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा बोल रहा है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकार में हम सभी को पता होगा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा है, अधि जुड़ा है, यानी अधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा खींच के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 10-15 मिनट में इसको 20 क्वेश्चन निपटा देना पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अनाम दास का पोथा जो रचना है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया उपेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अनाम दास का पोथा जो रचना है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 यानी 16 की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है, घनत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें देखा जाए प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्यय जुड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं, यानी मतीराम एक कवि हैं, वो किस युग के कवि हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में सॉरी आधुनिक काल दिया गया है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, भक्ति काल, और डी में क्या दिया गया है, रीतिकाल दिया गया है। ठीक है, तो मतीराम जी जो है ये एक रीतिकाल के कवि हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ये कवि कई बार क्वेश्चन में आपके आए हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 यानी 18 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कह रहा है आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चार राहों का समूह का समास बनेगा। ठीक है, तो चार राहों का जो समूह है ये समास क्या बनेगा जी, तो ये चौराहा बन जाएगा। चौराहा सही होता है चार राहों का समूह, तो चौराहा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि कपड़ा का तत्सम है। तो कपड़ा देखिए ये तद्भव है, और तत्सम इसका क्या होता है, करपट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस वीडियो हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक 20 महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन देखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।